नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 यानी कार्यपत्रक संख्या 2 को। आज की दिनांक रहेगी 8 अप्रैल 2021। इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर लाख की चूड़ियाँ उसको हम जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी लेखक की कि लेखक को अपने मामा के घर जाना बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए मामा के घर जाना या नानी के घर जाना कुछ अलग मायने होते हैं, क्योंकि नानी का घर मतलब शैतानी का घर, मस्ती का घर, इसलिए हम नानी के या मामा के घर जाते हैं। लेकिन लेखक को कुछ और ही लालच था। वहाँ पर बदलू होते हैं, बदलू मामा होते हैं, लेकिन लेखक उनको बदलू काका कहते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी काका कहते हैं। वो उन्हें सुंदर सी छोटी छोटी प्यारी प्यारी लाख की गोलियां बना के देते हैं, इसलिए उन्हें वेट होता है, वेट करते हैं, वो इंतजार करते हैं। वो जब भी मार्च आता है वो वेट करना शुरू कर देते हैं, कब मई आए, कब गर्मियों की छुट्टियां हो। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब है वो अपने नानी के यहाँ जाएंगे। आज की इस वर्कशीट में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली हमारी जो वर्कशीट नंबर 1 थी, कार्यपत्रक संख्या 1 थी, इसमें हमने पढ़ा था कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्ठी में लाख को पिघलाया करता था। भट्ठी समझते हो ना, उसमें वो लाख को पिघलाता था। लाख की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। फिर उन पर रंग भरता था और ऐसे तैयार हो जाती थी सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ देखी आपने? हो सकता ना देखियो, क्योंकि आजकल कोई पहनता नहीं, बहुत कम पहनते हैं। लेकिन आप अपनी मम्मी से, अम्मी से बोलोगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखना ज़रूर, क्योंकि उसके बाद आपको ये चैप्टर पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं बदलू और लेखक इस कहानी में आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। क्या उनको और गोलियाँ मिलती है, या अब बदलू मना कर देता है कि भाई अब बड़े हो गए हो, अब गोलियाँ आपको नहीं मिलेगी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो लेखक हमें बता रहा है बदलू जो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के लाख की चूड़ियां बनाता है। तो लेखक बता रहा है कि बदलू एक ही मच्छी के ऊपर, मच्छिया मतलब एक चारपाई, चारपाई मतलब छोटी चारपाई होती है, ओके, उसके ऊपर बैठ करके वो चूड़ियां बनाता है। और वो चारपाई बहुत पुरानी हो चुकी है। बगल में उसका हुक्का रखा रहता है, जिसे वह बीच बीच में गुड़ गुड़ करता रहता है, मतलब पीता रहता है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता। लेखक बताता है कि जैसे उसे समय मिलता तो दोपहर को पता ना, गांव में सोने की आदत होती है, सब लोग सोते हैं गर्मियों में, लेकिन बच्चों को कहाँ नींद आती है। तो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी शरारतें करते हैं। तो लेखक जो था वो बदलू के पास जाया करता था दोपहर में। वह मुझे लल्ला कहा करता था। बदलू लेखक को कहा करता था, ओ लल्ला, लल्ला कह के बुलाया करता था बड़े प्यार से, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। यानी कि क्या करता था, उसके सामने बैठा रहता था लेखक और देखता रहता कैसे चूड़ियाँ बनाई जा रही है। होती है ना, बच्चों को एक अलग ही क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। उस समय में पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता। उसके बाद ऐसा लगता था कि मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी कि बेलन के ऊपर वो चूड़ियाँ बनाता था, उसके ऊपर चढ़ा था, फिर देखता था कि क्या ये सही बनी है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, वो सब कुछ देखा करता था। जो बदलू था वो मनिहार था। मनिहार समझते हो ना, मनिहार मतलब एक तरीके से चूड़ियाँ बनाना जिनका पेशा होता है। तो चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब उनके पापा, पापा के पापा, मतलब उनके पापा, यानी कि उनके दादा, दादा के भी दादा, यानी वो चूड़ियाँ ही बनाया करते थे। तो पैतृक पेशा था किसका? बदलू का। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। जब भी वो गांव में निकलता था तुरंत चूड़ियाँ बिक जाया करती थी। वेट किया करते थे महिलाएं, कब बदलू आएगा, कब हम चूड़ियाँ लेंगे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि जितनी डिमांड आजकल के टाइम में पिज़्ज़े की होती है, उससे कहीं डिमांड उस वक्त लाख की चूड़ियों की थी जो बदलू बनाता था। परंतु कभी-कभी चूड़ियों की वो पैसे से बेचता नहीं था। कभी भी
यानी कि परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। क्या करता था वो वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय आप नहीं समझते होंगे। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं की अदला बदली। पुराने समय में होता था, गांव में आज भी कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जैसे काम कर दिया और उसके बदले में अनाज ले लिया, कोई वस्तु ले ली, घी ले लिया, दूध ले लिया, इस तरीके से उसे वस्तु विनिमय बोलते हैं। तो वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि वो वस्तु विनिमय किया करता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, एक बात, शादी विवाह के अवसर पर वह से अपनी जिद पकड़ लेता था, मुझे इतने चाहिए तो मुझे इतने चाहिए। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु जब शादी की बात आती थी, विवाह की बात आती थी, पूरी कसर निकाल लेता था, यानी कि हिसाब बराबर कर देता था। उस वक्त बड़े पैसे लेता था वो। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वो बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर के वो माना था। उसने कह दिया था, ले लो किसी और से चूड़ियाँ लेनी, मैं नहीं देता, मुझे तो इतने ही पैसे चाहिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते थे। वो तो अलग से, मतलब बल्ले बल्ले हो जाती थी किसकी, बदलों की शादी में। पूरी कसर निकाल लेता था। यदि संसार में बदलों को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ से कांच की, हाथों में जब वो कांच की चूड़ियां देखता था या उसे दिख जाती थी, तो अंदर ही अंदर कूट जाता था, अंदर ही अंदर गुस्सा होता था। कभी कभी तो दो चार बातें उन्हें सुना भी देता, खरी खोटी बोल भी देता था, ये पहनते हो, क्योंकि वो उन्हें शुभ नहीं मानता। दूसरा, उसे जलन होती थी कि लाख की चूड़ियां ही बेहतर होती है, क्योंकि उसे लगता था कि लाख की चूड़ियां अगर नहीं पहनेंगे तो धीरे धीरे ये कांच की चूड़ियां उसके धंधे को ठप कर देगी। वास्तव में ऐसा ही होता है, जो कि हम अगली वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट का कंटेंट। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर की। प्रश्नोत्तर में आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, सोच कर लिखिए, आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं? तो मैं अपने दोस्त या भाई बहन के साथ खाने पीने की चीज़ों की अदला बदली किया करता हूँ। ऐसा आप भी करते हो ना? मैंने आपकी तरफ से लिखा है कि खाने पीने की चीज़ों की अदला बदली कर लेते हैं कि चलो ये आप ले लो, ये मुझे दे दो। टॉफ़ियों में आमतौर पे ऐसा होता है। कभी कभी हम स्टेशनरी के सामान की भी अदला बदली कर लेते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, पेंसिल बॉक्स होता है, वो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। और कुछ भी करते हो तो लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड जो प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, ये भी आसान है कि बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखकर गुस्सा क्यों होता था? बदलू का काम लाख की चूड़ियां बनाना था, पर उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी। कांच की चूड़ियों की वजह से उसका काम बाद में बंद हो जाता है, इसलिए बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? तो कहानी में आई पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू का यह जो काम था उसे बहुत प्रिय था, बहुत अच्छा लगता था। उसका यह काम पैतृक था, जो कि उसके दादा परदादा उसके पिता ने भी किया था, इसलिए उसे इस काम से बहुत प्यार था। ओके, तो यहाँ पे बहुत प्रिय था और इसमें एक लाइन दी गई कि ये पैतृक काम था। तो पैतृक काम मतलब उनके दादा परदादा किया करते थे, इसलिए उसे भी ये काम बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, यहाँ पर दिया गया हमें कि कहानी में मुहावरों का प्रयोग है। जैसे लोहे लगना मतलब बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ हमें लिखना है। तो जैसे अंदर ही अंदर कूदना मतलब अंदर ही अंदर जलना, गुस्सा होना, उसे बोलते हैं अंदर ही अंदर कूदना। जैसे आपको कई बार टीचर टोक देते हैं, कई बार पापा आपको सुना देते हैं, तो हम अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, क्योंकि बाहर तो कुछ बोलने की हिम्मत होती नहीं है। दो चार बातें सुनाना, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है ताने देना, खरी खोटी सुनाना। कसर निकालना, कसर निकालना का मतलब होता है हिसाब बराबर करना, मौके मिलते ही हमने इस कसर निकाल दी। ओके, तो ये हमारा हुआ चौथा प्रश्न। अब हम पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट का। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताना है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं, जिनके भी घर जाते हैं, ओके, उनके घर की दिनचर्या अपने घर से अलग कैसे होती है, ये लिखना है। तो मैंने आपकी तरफ से लिखा है, मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या मेरे घर की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है।
वहाँ मामा के लड़के और लड़की के साथ खेलते हुए खेतों की ओर, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में एक खेल खेलना अच्छा लगता है। शाम को नानी से कहानियाँ सुनना और एक साथ बैठकर गपशप करना भी अच्छा लगता है, जो कि मेरे घर में बिल्कुल नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और एक छोटा सा कमेंट भी आप कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।